Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today we are going to do the most important news from the Daily Hindu analysis of 23rd September 2022. So let's start the news. The first news is Ukraine issue of profound concern, says India at the United Nations Security Council. So we already know कि यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए. एक तो SCO में इंडिया ने रशिया को कहा था कि दैट this is not an era of war. Then after that Russia has mobilized 3 lakh extra troops to fight in Ukraine, and then there is also a looming danger of nuclear war happening over here. Fine. अच्छा, उसके बाद जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो तो हम देख ही रहे हैं. हम इकोनॉमिक पेज पे भी देखेंगे दैट बिकॉज ऑफ द वॉर द वर्ल्ड इज स्टेयरिंग एट द स्टैगफ्लेशन. द प्राइसेस आर राइजिंग, स्पेशली द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज राइजिंग बिकॉज ऑफ दैट. इन्फ्लेशन इन यूरोप, अमेरिका, एवरीवेयर इट इज़ इंक्रीजिंग. तो अब क्या हो रहा है कि उसकी वजह से कि इन्फ्लेशन है, उसके बाद ग्रोथ भी नहीं है. सो द वर्ल्ड इज स्टेयरिंग एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टैगफ्लेशन. सो नाउ द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग विच विल हैपन इज दैट दिस वॉर एंड्स. बट सिंस रशिया हैज़ नाउ रिसेंटली mobilized 3 lakh troops for fighting in Ukraine, so it means that the war is getting elongated. So that's why under that background, External Affairs Minister S. Jaishankar, he has said that now there is a concern on over the continuing conflict in Ukraine, and it is a profound concern for the global community. Moving on the economic page, we will see that why the US Federal Reserve has increased the benchmark interest rate and what impact is going to have on Indian rupee, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुका है. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू एड मोर इन्फ्लेशन, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया इज ऑलरेडी हैविंग अ 7% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन. ओके. The next is 109 held in nationwide crackdown against PFI, that is Popular Front of India. तो यहाँ पे we will see that Enforcement Directorate, NIA, Intelligence Bureau, इन सब ने coordinate करके they have arrested people of PFI from 15 states. Okay, and most of the arrests have happened from Kerala, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Assam and Uttar Pradesh. द नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम नक्सलिज्म. कल हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि जो CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है कुलदीप सिंह, उन्होंने कहा था कि बिहार से जो है नक्सलिज्म मॉइस्ट मूवमेंट ख़त्म हो चुका है. अब यहाँ पे एक और बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड एज आंध्रा ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमिटी, विच हैज़ सेड दैट द मॉइस्ट मूवमेंट इज़ नाउ ऑन द एब मतलब एट द लोवेस्ट पॉइंट अलॉन्ग द आंध्रा ओडिशा बॉर्डर. ओके. So let's have a more information about Popular Front of India. So there was a coordinated search and arrest of around 100 members of Popular Front of India. It was done by National Investigation Agency and it was planned in coordination with Intelligence Bureau. और ये पूरा coordinate monitor कौन कर रहा था सारा arrest? That was by National Security Advisor अजीत डोवल. ठीक है. अब हम यहाँ पे आते हैं PFI के बारे में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानकारी दे देते हैं और व्हाट इज़ द डेंजर फ्रॉम PFI टू इंडिया सिक्योरिटी, ये सब यहाँ पे मैंशनड है. सो सी द PFI इट वाज फाउंडेड इन 2007, अ ईयर आफ्टर द मर्जर ऑफ 3 मुस्लिम ग्रुप्स, दैट इज द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, द कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी एंड मनीथा नीति परसारी इन तमिलनाडु. उसके बाद 2017 में NIA ने एक डॉजियर निकाला था अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ PFI सो दैट इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. बट ऑफिशियल्स के जो व्यूज़ थे वो इस पर डिवाइडेड थे एंड दैट्स वाई इट कुड नॉट बी इंक्लूडेड. देन इन जून 2022 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने PFI को एक्यूज़ किया था दैट इज़ ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एंड ED ने कहा था कि दैट इट हैड रिसीव्ड ओवर ₹60 करोड़ सिंस 2009 इंक्लूडिंग कैश डिपॉजिट्स ऑफ ₹30 करोड़. नाउ जो PFI का जो कहना है वो कहना है कि ये जो फंड थे इट वॉज रेज्ड डोमेस्टिकली. ओके, फाइन, and it was through financial transactions which were transparent. उसके बाद अब आता है 2021. तो यहाँ पे एक एनुअल पुलिस मीट चल रहा था विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय IB इन लखनऊ. तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे असम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से, दे स्पोक ऑफ दिस PFI इन देयर प्रेजेंटेशंस. ओके. तो यहाँ पे जो असम के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे भास्कर ज्योति महांता, ही सेड that PFI has given an aggressive push to its propaganda campaign which focused majorly in Muslim majority districts of Assam.
ओके, यहाँ पे फिर उन्होंने कहा था कि दैट PFI जो है इट इज़ बिहाइंड द ग्रैब ऑफ सेकुलरिज्म एंड एक्सेट्रा, दैट इज न्यू लिबरल एंड सेकुलर मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ अ सिनिस्टर डिज़ाइन. और in that report it was suggested that PFI can be used by its political wing, which is called as Social Democratic Party of India, to make an entry into the political landscape of the state in near future. नाउ अब PFI का देखिए एक नोटोरिटी देखिए. 2010 में केरला के एक प्रोफेसर थे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, TJ जोसेफ, ठीक है, वो एर्नाकुलम में प्रोफेसर थे, एंड ही हैड सेट अ क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू विच हैड रेफरेंस टू प्रोफेट. सो PFI ने क्या मतलब अटैक किया इनको, एंड दे चॉप्ड ऑफ हिज राइट पाम, ओके, साइटिंग दैट दिस क्वेश्चन हैज इंसल्टेड द प्रोफेट. नेक्स्ट इज F-16 मेंटेनेंस रिलेटेड न्यूज़, जहाँ पे US इज गोइंग टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान फॉर अपग्रेडेशन ऑफ F-16. ओके, सो यहाँ पे बात ये भी चल रही थी कि डेट इज़ मैसेज फ्रॉम US टू इंडिया अबाउट द क्लोजनेस विद रशिया. ओके, सो हियर द ऑफिशियल हैज़ क्लैरिफाइड दैट मिस्टर रैटनर, ओके, सो ही हैज़ क्लैरिफाइड दैट नो, इट इज़ नॉट a message to India. Okay, fine. So he said that during the 2+2 meetings with the Ministry of Defense and External Affairs. Okay, now one liner news. The first is central government signs rupees 1,700 crore deal for BrahMos missile. So again it is a one liner news, important for AILET. So the Defense Ministry has signed a rupees 1,700 crore contract with BrahMos Aerospace Private Limited for 35 combat and 3 practice BrahMos supersonic surface to surface cruise missile. Okay, so over here if you will just see the last line, this is very important, that BrahMos, it is a joint venture between DRDO and Russia's NPO Mashinostroyenia, and it derives its name from Brahmaputra and Moskova river. The second is NCCP and UNEP sign MOU on tackling plastic pollution. So the National Cadet Corps and United Nations Environment Program, they have signed a memorandum of understanding to tackle the issue of plastic pollution and to achieve the goal of clean water bodies. तो इसमें दो important चीज़ें हैं, that is पुनीत सागर अभियान एंड टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम. तो UNEP और NCC का जो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स है इसको मर्ज करके इसको अचीव किया जाएगा. ओके, यहाँ पे फिर देखिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, दैट इज हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, देन लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, एंड बिशॉप परजौरी, ही इज द रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. द नेक्स्ट इज important appointment. So Supreme Court on Thursday assigned its former Justice L. Nageshwara Rai to amend the constitution of the Indian Olympic Association. तो हम जानते हैं कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी रिसेंटली रिज़ाइन किया है, and International Olympic Committee it has said that they are not going to accept anyone as an acting president, and the election should be concluded at the earliest, otherwise the ban will be imposed on Indian Olympic Association. So now the Supreme Court has appointed a former judge L. Nageshwara Rai for amending the constitution of Indian Olympic Association so that elections can be held early. The next is Supreme Court resolves to live stream constitution bench sharing. तो यहाँ पे फुल कोर्ट मीटिंग चल रहा था सुप्रीम कोर्ट जजेस का. नाउ दे हैव रिजॉल्व टू लाइव स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच शेयरिंग. जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है जिसकी अभी आपने पढ़ा था, जो रिसेंटली जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं UU ललित, उन्होंने 25 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाया है. ओके, तो ऐसे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी. द नेक्स्ट इज फॉलो अप न्यूज़. हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ा था कि दैट सेंटर इज प्लानिंग टू इंटीग्रेट द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 10982 टू एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 1112. ओके, तो अब यहाँ पे जो 1098 था, इट वाज बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन. फाइन, सो इट इज़ अ NGO. तो अब क्या है कि सिंस दिस नंबर विल बी इंटीग्रेटेड विद एमरजेंसी नंबर, ओके, so center is likely to stop the funding Childline India Foundation. Okay, so Childline India Foundation, okay, so it is managing this number from last 20 years, more than 20 years.
नाउ लेट्स जस्ट यहाँ पे फ्रॉम द फॉरेन पेज वी जस्ट हैव पिकअप न्यूज़, कोई एक्सप्लेन टाइप का नहीं है बहुत ज़्यादा. सो हियर इफ यू विल जस्ट फोकस दैट नाउ द फोकस इज ऑन वैक्सीनेशन रिटर्न टू नॉर्मलसी, चाइना's SDC scientist says. Now China has double vaccinated most of its population, okay, and a booster campaign is also going on, okay. So now but country is still following a zero COVID strategy. Zero COVID strategy means mass testing, lockdowns, follow-ups, tracing, वैक्सीनेटिंग ऑल दिस थिंग्स. तो जीरो कोविड स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जब तक केस जीरो ना हो जाए तब तक लॉकडाउन लगा रहेगा. तो इट हैज़ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑल्सो, ठीक है. जैसे कल ये भी हमने पढ़ा था कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने इंडिया के साथ साथ साउथ एशिया का भी जो GDP ग्रोथ का जो फोरकास्ट है उसको डाउनग्रेड किया है, मेनली बिकॉज ऑफ चाइनाज जीरो कोविड स्ट्रेटेजी. सो ओवर हियर जो साइंटिस्ट हैं चाइना के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, दे हैव मेड अ कॉल टू फोकस ऑन बूस्टर वैक्सीनेशन कैंपेन एंड कंसिडर एन एग्जिट स्ट्रेटेजी आउट ऑफ जीरो कोविड अप्रोच. में वो कह रहे हैं कि जीरो कोविड अप्रोच को बंद कर दीजिए और बूस्टर कैंपेन पे फोकस कीजिए इस वक्त, ओके. द नेक्स्ट इज कैथलिक्स आउट नंबर प्रोटेस्टेंट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड. तो बस वन लाइन में हो सकता है, कभी कभी ऐसे आ जाता है. तो अगर हम देखेंगे तो जो UK रूल नॉर्दर्न आयरलैंड है वहाँ पे जो है कैथलिक्स जो हैं दे हैव आउट नंबर द प्रोटेस्टेंट्स एंड अदर क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस. तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च एजेंसी है, दे से दैट 42.31% ऑफ द पॉपुलेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एज कैथलिक and 37.36% say that they are Protestant or otherwise Christians. Okay, now a quick information about UK. So we know that Queen Elizabeth II, now she has been laid to rest in St. George Chapel. Now अब हम देखेंगे कि यूके के चैलेंजेस कौन से हैं. तो हम देखेंगे कि जो लीज ट्रस हैं वो बिकेम द 56th प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इन यूके एंड थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर. उनके जब वो क्वीन से मिली बैलमोरल कासल में, उसके 2 दिन बाद क्वीन का देहांत हो गया. और नाउ स्टिल यूके हैज़ सेवरल चैलेंजेस. द फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई इन यूके, मेनली ड्राइवन बाई हाई एनर्जी कॉस्ट विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन. उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है. सो पाउंड इज ऑल्सो फॉलिंग अगेंस्ट द डॉलर विच इज़ एट द 37 ईयर ओल्ड. फाइन. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच इट इज़ फेसिंग. सेकेंड इज कि कॉरपोरेशन टैक्स को बहुत कम करने के बाद भी जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है यूके में वो बहुत ही कम है. सो दे कट द कॉरपोरेशन टैक्स बाई 11 percentage point, ओके. But still the investment to GDP ratio is 9.8% in 2020, which is lowest in the terms of G7 economies. Fine. The next is, if you will just see that now there is some political problems also. One is about the Northern Ireland Protocol, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो issue है वो ये है कि Northern Ireland Protocol को बचाना है, protecting the Northern Ireland Protocol, and at the same time also respecting the Good Friday Agreement which provides for the goods moving between Northern Ireland and Republic of Ireland. Okay. अब यहाँ पे प्रॉब्लम बस यही है कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है अब वो यूके का पार्ट नहीं है, बिकॉज EU का पार्ट नहीं है, बिकॉज देयर वाज अ ब्रेक्सिट एंड बट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज स्टिल द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. So there has been a political issue where Northern Ireland is demanding that the goods entering Northern Ireland should not be subjected to EU checks because they are not the part of EU anymore. So this has to be solved. Then recent some trade deals with UK and US that is going to be sealed very soon. The next is the rupee slides to new low of 80.79 on Fed rate increase. Okay, तो अब हम ये न्यूज़ मैंने डिस्कस भी किया था. That is the Federal Reserve has increased its benchmark interest rate by 75 basis point. Fine. तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो स्ट्रांग हो जाता है. अब जैसे ही डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया, अब क्या होगा, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से अपना पैसा निकाल के US में इन्वेस्ट करते हैं.
so there is the outflow of dollar from India which leads to rupee depreciation. So if you will just see that once the US announced, that is Federal Reserve announced raising the interest rate by 75 basis point, तो रुपी का depreciation हो गया by 83 पैसे and it closed at 80.79 which is its biggest single day fall since February 24. Now the next is the Indian Telecommunication Act 2022. तो इसमें यहाँ पे जो कुछ significant changes हैं, तो उस changes को हम देखेंगे. जो दो broad changes हैं, that is waiving of dues for financially stressed operators and the second is bringing over the top OTT platforms within the ambit of telecom services. तो एक बार जब ये OTT platforms को recognize कर लिया जाएगा as a telecom services, then they will require license to operate. And then there will be also the third thing is provisions for message interception in the case of public emergency. तो अभी जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2022 है, इट इज़ गोइंग टू कंसोलिडेट इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885. कंसोलिडेट का मतलब ये सारे एक्ट के प्रोविजंस अब एक एक्ट में आ जाएंगे. फाइन. सो द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2022 इट विल रिप्लेस इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950. ओके, उसमें जो सेंट्रल पॉइंट है इस पूरे बिल का, दैट इज प्रोटेक्टिंग द यूजर्स. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक एक पॉइंट, इफ यू विल सी हियर, सो द बिल इट प्रपोजेज अ फ्रेमवर्क टू एड्रेस डिफॉल्ट्स इन पेमेंट बाय अ लाइसेंसी वेयर बाय अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस. मतलब कि अगर कोई कंपनी इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल पोजिशन, financial position, okay, and they have defaulted in payment, okay, then the government will allow for deferred payment or conversion of part of that company or all of it into shares, okay, or even write-offs. Then second is the bill will simplify the framework for mergers, demergers and acquisitions. Then the next is that the center has included provisions related to identity to help prevent cyber frauds using telecom services. मतलब जैसे हमको कोई फ़ोन आता है तो हमें पता नहीं होता कि ये कंपनी की तरफ से फ़ोन है या कोई साइबर फ्रॉड है. सो नाउ द सेंटर इज सेइंग कि अब कोई भी फ़ोन आएगा तो कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि ये फ़ोन कहाँ से आ रहा है. द नेक्स्ट इज द क्रिटिकल इशूज, दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फॉर स्ट्रेस्ड टेलीकॉम कंपनीज. अगर कोई कंपनी अगर स्ट्रेस्ड है तो उसकी इंसॉल्वेंसी हो सके. एंड देन bringing OTT platforms and internet service providers under the umbrella of Department of Telecommunications. चलिए अब हम आते हैं किर्गिस्तान ताजिकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे. ठीक है ना, किर्गिस्तान ताजिकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट. तो अभी देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, पहले हम तो ये समझना पड़ेगा कि किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, पहले ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये सेंट्रल एशिया में आते हैं. दे वर द पार्ट ऑफ USSR. तो यहाँ पे जब दे वर द पार्ट ऑफ USSR, तो यहाँ पे ये होता था, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है ना, दोनों कंट्री के बीच में ऐसे ऐसे लॉज साइंड हुए थे कि एक का रिसोर्स दूसरा कंट्री यूज़ कर सकता है एंड वाइस वर्सा. ठीक है, नाउ बोथ द पार्ट ऑफ USSR, तो कोई दिक्कत नहीं थी. उसके बाद USSR जो है वो 1991 में डिसइंटीग्रेट कर गया. जैसे ही डिसइंटीग्रेट कर गया तो दिस बोथ बिकेम रिपब्लिक्स एंड इंडिपेंडेंट कंट्री. ओके, सो द थिंग्स इज़ दैट शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो पहले प्रॉब्लम नहीं था, अब वो जो दो डिफरेंट कंट्रीज बन गए उसकी वजह से ये अब प्रॉब्लम हो गया, विच इज़ लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट अलॉन्ग द किर्गिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर. तो अभी तो रशिया ने जो है उसको यहाँ पे सीज फायर साइन करा दिया है. ठीक है, बट द प्रॉब्लम लाइज ओवर हियर. सो सी इफ यू विल जस्ट सी दैट दिस बोथ आर, दे आर टू लैंडलॉक्ड कंट्रीज एंड दे शेयर 1000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर. और जो लार्ज पार्ट ऑफ द बॉर्डर है इट इज़ डिस्प्यूटेड. क्योंकि पास्ट में क्या था कि both the countries citizens they can use the assets, like they can share the water, they can share the land resources. ये पास्ट में चलता था. फाइन. तो अब क्या हुआ है कि जब से ये इंडिपेंडेंस हुए हैं, ठीक है ना, सो नाउ दे आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर इट. फाइन. सो यहाँ पे अब क्या है कि रेगुलर टॉक्स हेल्ड किए गए हैं टू रिजॉल्व द इशू, बट मोस्ट ऑफ द बॉर्डर में जो है डिमार्केशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं. अब हाउ टू रिजॉल्व दिस, so it will require to agree upon a common map between the two countries. That is the solution way out. तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम
कि इस क्लैश के वजह से कौन सा रीजन है किर्गिस्तान का जहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, देन दैट इज बैटकन रीजन ऑफ किर्गिस्तान। देन द नेक्स्ट इज द केस ऑफ निकाह हलाला इन इंडिया एंड अ लॉन्ग कोर्ट बैटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे समीना बेगम हु इज़ अ दिल्ली बेस्ड विक्टिम ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एंड फ्रॉड मैरिज, शी हैज़ अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट टू सीक अ बैन ऑन निकाह हलाला। फाइन। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो निकाह हलाला है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखें तो जो कुरान है इट अलाउज अ मैन टू डाइवोर्स हिज वाइफ अ मैक्सिमम ऑफ 2 times or both the occasions, okay, on both the occasions separated by at least 1 menstrual cycle. Instant triple talaq is not mentioned anywhere in the Quran. He is allowed to cancel the divorce also, ठीक है, कि वो डाइवोर्स को कैंसिल भी कर सकते हैं। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज है, ठीक है ना, विच वॉज पास्ड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड बैन द ट्रिपल तलाक, इट इज़ साइलेंट ऑन निकाह हलाला। फाइन। जो अब जो हलाला है, ठीक है ना, इट एम्पावर्स द वुमेन टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, ओके, देन इट सेव्स वुमेन ऑल्सो फ्रॉम टेम्परामेंटल हस्बैंड्स हु डाइवोर्स इन अ फिट ऑफ एंगर, देन कैंसल इट, देन डाइवोर्स अगेन, विच अनलिशिंग एन एंडलेस साइकिल ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। तो इसका मतलब ये है कि 2 डाइवोर्स के बाद तीसरी बार नहीं हो सकता। फाइन। So if the divorce has happened for the 2 times, for the 3rd time they will not be allowed to, the boy or the male will not be allowed to marry again. अब हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड। सो सऊदी अरेबिया में देखेंगे, सो डाइवर्सिस आर ऑन द राइज बट देयर इज नो केस ऑफ हलाला। फाइन। सो नो केस हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड फ्रॉम UAE, कुवैत एंड येमेन। नाउ लेट्स कम to an article about internal democracy. So recently the Election Commission of India has rejected the idea of permanent president for a party. तो recently जो युवा जन श्रमिक रईसू कांग्रेस पार्टी है विच इज़ अ रूलिंग पार्टी इन आंध्र प्रदेश, उन्होंने इलेक्ट किया था चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी को एज इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी टिल जुलाई 2022। सो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दिस इज़ द एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप, ओके, एंड the parties they should always hold periodic elections for electing the office bearers. Fine. अब यहाँ पे एक factual information दिया गया है that is important, that the registration of political party has been provided under section 29A of the Representation of People Act 1951. The next is the National Sports Code issue, ठीक है ना। So the National Sports Code which was passed in 2011. तो अभी हम देखेंगे तो सीरीज़ में कुछ चीज़ें चलती आ रही है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, ठीक है, देयर वाज नो पीरियोडिक इलेक्शंस। देन देयर वाज सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको फीफा ने एज अ 3rd पार्टी इंटरवेंशन देखा था। फाइन। उसके बाद क्या हुआ कि देयर वाज अ चांस कि जो अंडर 19 फुटबॉल चैम्पियनशिप है वो इंडिया में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये 3rd पार्टी जो कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर था उनको सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया और AIF का एडमिनिस्ट्रेशन फिर से एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल के हाथ में गया, विच इज़ गोइंग टू ओवरसी द इलेक्शन इन AIFF। देन फीफा रिवोक द बैन। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में आते हैं, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स कोड जो है वो एक टाइम लिमिट इम्पोज करता है कि कौन कितने साल तक प्रेसिडेंट रह सकता है किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का। बट यहाँ पे नरेंद्र बत्रा वो बहुत दिनों से बने हुए थे, ठीक है, बाद में उन्होंने रिज़ाइन किया। जैसे उन्होंने रिज़ाइन किया वहाँ पे फिर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट जो थे अनिल खन्ना वो बने, ठीक है। तो अब जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने इसके ऊपर बोला कि दैट देयर शुड बी नो एक्टिंग प्रेसिडेंट, जल्दी से इलेक्शन करवाइए और फुल टाइम प्रेसिडेंट को अपॉइंट कीजिए, अदरवाइज IO विल बी बैंड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो यहाँ पर जो पूरा प्रॉब्लम है वो यही है कि नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 अगर फॉलो किया जाए बाय एवरी स्पोर्ट्स बॉडी देन दिस थिंग कैन बी रिजॉल्व। नाउ कमिंग टू सेंसस, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट हैव ऑल द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंसस। तो यहाँ पे देखिए इंडियाज़ फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1872
बट इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज हेल्ड इन 1881, तब से लेके आफ्टर एवरी डिकेड द सेंसस इज हेल्ड। इस बार बिकॉज ऑफ कोविड-19 सेंसस जो है वो 2021 में नहीं किया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस, व्हाई काउंटिंग द नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब 1967 और 1971 का जो सेंसस था विच शोड द स्क्यूड सेक्स रेशियो, पहली बार ये समझ में आया कि दैट देयर इज अ सन बायस इन इंडिया एंड देयर इज अ फिनोमिना ऑफ मर्डरिंग द गर्ल्स हु आर बॉर्न एंड अनबॉर्न। देन कुछ जो सोसाइटल बायस होते हैं उनको सेंसस ने ख़त्म किया। फॉर एग्जाम्पल दैट द सेंसस हैज़ एस्टेब्लिश्ड दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट इज कमिंग डाउन एट वेरी रैपिड पेस, okay, and the fall in TFR among Muslim is faster than any other community, okay. उसके बाद we will see that the 2011 census it also dispelled the notion of divorce rate between city and rural India। तो यहाँ पे देखा गया कि जो urban divorce rate है that is 0.89%, it is almost equal to rural rate of 0.82%, fine। then यहाँ पे कुछ चीज़ें भी हैं सेंसस से रिलेटेड। वन इज कॉल्ड एज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स विच कंटेन्स द नेम ऑफ जेन्युइन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। then there is a national population register which is a register of all usual residents which includes citizens and non citizens, ठीक है। now there are certain countries जहाँ पे सेंसस बहुत टाइम से हुआ नहीं है, जैसे कि अफगानिस्तान, लेबनान, सोमालिया, उज्बेकिस्तान, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। Pakistan, it took nearly 20 years to conduct a census after the one in 1998। तो ये जो है 2017 में दूसरा सेंसस वहाँ पे हुआ। Now see what is the importance of census। So census is vital and precious as it is a repository of complete data about the country which is gathered openly, voluntarily and with the use of public money। So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the Daily Hindu Analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.